Everyone, this is the first chapter for IIT JEE Mathematics. Say it's not first, actually it's zero chapter for IIT JEE Mathematics. It's fundamentals of mathematics या फिर इसको कहें basic concepts of maths. ठीक है, basic most important concepts of maths. ठीक है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स हैं जो हर बच्चा ऑलरेडी जानता है. ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा जानता है, कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं. ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. ठीक है, ये काफ़ी सारी बातें इनमें से आपने 9th-10th में पढ़ी है और काफ़ी नहीं पढ़ी है ना, ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं. तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं. ये जो कंसेप्ट्स हैं वो IIT JEE मैथ्स में बार बार हर चैप्टर में यूज़ आएंगे, इसलिए ये सबसे पहले कराए जा रहे हैं. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इनमें से कुछ बातें आपने 9th-10th में ऑलरेडी कर रखी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम ऑलरेडी हम जानते हैं. फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर. थोड़ा जल्दी जल्दी इनको करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं ना. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 है ना. और सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो है ये, है ना, n से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 ये इस तरीके. ये जो काउंटिंग नंबर सारे के सारे इस सेट के अंदर है. 1 2 3 4 कहाँ तक, हर कोई कहता है इन्फानाइट तक. इन्फानाइट तक नहीं है. ठीक है, इन्फानाइट इवन किसी में भी नहीं है ना. इस सेट के अंदर इन्फानाइट नहीं है. एक्चुअली इन्फानाइट इज अ टर्म दैट इज नॉट डिफाइंड. इन्फानाइट इज नॉट डिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड टर्म है ना. तो हम कहेंगे इन्फानाइट जो है वो n के अंदर नहीं है, वो इवन किसी भी सेट के अंदर नहीं है. हाँ, अब एक वर्ड मैं सेट काम में ले रहा हूँ, मैं इस सेट को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ. ये सेट जो है सेट पे बेस्ड पूरा चैप्टर हम बाद में करेंगे, पर सेट का सिंपल मीनिंग मैं आपको बोल देता हूँ एक बार, ध्यान रखें. मतलब एक ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हों. आई मीन टू से उसमें सर्टेनली आप कह पाएं कि ये एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे कलेक्शन को हम कहेंगे सेट. ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट जैसे हम कह रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में सेट को रिप्रेजेंट करने का जो वे है, ये कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट सेट को, और कॉन्टिन्यूस सेट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है या इससे रिप्रेजेंट किया जाता है. बाद में सीखेंगे ये क्या है. अभी बस इतना जान लीजिए कि जो ये डिस्क्रीट सेट है जिसमें डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट होता है, उस सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, सारे के सारे काउंटिंग नंबर इसके अंदर है. ठीक है, हाँ, एक ये बात आप जानते हैं 100 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है ना. तो इस बात को कैसे लिखेंगे, है ना, 100 बिलोंग्स टू n. ये वर्ड क्या होता है, इस सिंबल को क्या रीड करते हैं, इस सिंबल को रीड करते हैं बिलोंग्स टू. ठीक है, या फिर ये कहें इसको इज एलिमेंट ऑफ. ठीक है, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है. ठीक है, हाँ, देखो ऐसा है कि 100 बिलोंग्स टू n ये कहें, या फिर 100 इज एलिमेंट ऑफ n. n क्या है ये याद रखें, n इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर आप जानते हैं, सेट ऑफ क्या कहते हैं इनको, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो, है ना, जीरो को इंक्लूड करते हुए. तो इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, सब जानते हैं. तो W के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर है और जीरो भी है. ठीक है, इंटीजर्स का सेट आप सब जानते हैं. इंटीजर्स के सेट को I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें सारे इंटीग्रल नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स इसमें लाई कर रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर -101 इसमें होगा, और 10 to the power 10 ये भी इसके अंदर होगा. 10 की पावर 10 एक बड़ा नंबर होगा, है ना. 1000 10 जीरोज लगे होंगे उसमें ना, ये भी
आई से बिलोंग करता है या जेड से बिलोंग करता है, इसको आई या जेड से दिखाता है, ठीक है, आई या जेड से रिप्रेजेंट करता है। इस साइन का मीनिंग आप क्लियर कर चुके हैं, इट दिस इज बिलोंग्स टू, ठीक है। और देखो कुछ और चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ध्यान से पढ़ लें इनको, ये आपने पहले पढ़ रखी हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ ब्रीफली इनको। देखो आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर, जेड का मीनिंग तो आप समझ गए कि हर इंटीजर का सेट है ना, जेड के अंदर हर इंटीजर अवेलेबल है, हम जानते हैं ना, और जेड के अंदर हर इंटीजर है, और साथ में हम ये कहेंगे कि भाई एन जो है ना नेचुरल नंबर का सेट, दैट इज एक्चुअली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो मैंने यही वाली बातें यहाँ लिखी हैं बच्चों कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको दोबारा से देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पढ़ लो इनको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे वन बाय वन ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये आई से रिप्रेजेंट हो रहा था इंटीजर्स का सेट, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को आई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्विवेलेंट टू एन है। नेगेटिव इंटीजर्स का सेट आई माइनस से रिप्रेजेंट होगा और ये इसमें सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को डब्ल्यू भी कह सकते हैं ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यू, होल नंबर्स का सेट, ठीक है। एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा सारे के सारे इंटीजर्स इसमें होंगे, यानी जीरो भी होगा और सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो गया, और एन क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। आई माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, आई प्लस का मीनिंग पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, आई प्लस या एन एक ही बात है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हम होल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को लिखना है तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, बाकी सारे इंटीजर्स अवेलेबल है। इवन इंटीजर्स आप सब जानते हैं, वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 सब जानते हैं हम। ऑड इंटीजर क्या होते हैं, वो इंटीजर जो 2 से डिवाइड किए जाए तो रिमाइंडर 1 बचता है ना, तो डिविजिबल बाय 2 जो नहीं है ये कहते हैं, ठीक है, यानी रिमाइंडर बचता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो 1 से और ओनली खुद से डिविजिबल हो, और वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 से या खुद से डिविजिबल होंगे, उन सबको हम प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। हाँ, 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको। देखो प्राइम नंबर जो होंगे ना, उनको अगर 6 से डिवाइड किया जाएगा ना, कोई भी प्राइम नंबर है, अगर उन प्राइम नंबर्स को, कोई भी प्राइम नंबर को 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है वो 1 या 5 बचेगा। 2 और 3 को छोड़ दें, 2 एंड 3 को छोड़ के जो भी प्राइम नंबर है, एक बात यहां लिख देता हूं, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म से 6n+1 और 6n-1, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर जो है ना, वो या तो 6n+1 फॉर्म के होंगे या 6n-1 फॉर्म के होंगे ना। पर यहां पे ये जरूरी नहीं है कि हर 6n+1 टाइप का नंबर प्राइम नंबर होगा, या हर 6n-1 टाइप का जो नंबर है, फॉर्म का जो नंबर है, वो प्राइम नंबर होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पर जो प्राइम नंबर है वो ऐसी फॉर्म के ही है। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा के देख लो, वो 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 1 देगा या 5 देगा। 1 या 5 का मीनिंग क्या है समझें, इस नंबर से तो क्लियर है। अगर ऐसी फॉर्म का हुआ तो 6 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो कि रिमाइंडर 1 रहेगा, ठीक है। अगर ऐसी फॉर्म का हुआ तो रिमाइंडर 5 रहेगा। रीजन क्या है, आप इस टर्म को ऐसे लिख दें, ठीक है। ये जो टर्म है, दिस इज डिविजिबल बाय 6, देन रिमाइंडर विल बी 5, ठीक है। तो हम एक बात को फिर से
लिख देते हैं यहाँ पे when a prime number more than more than 3 कहते हैं ना, more than 3 are divided by when a prime number is आएगा ना, एक ही तो है, when a prime number more than 3 is divided by say 6, then remainder will be 1 और 5। ठीक है, आप कोई भी प्राइम नंबर में देख लो, ये वाली बात वैलिड है बच्चों। देखो जैसे 29 है, 29 को आप जानते हैं कि 29 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 31 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगी। देखो ये फॉर्म भी बता रहा हूँ मैं आपको ना, जैसे आपने देखा 7 को देख लिया, 7 को क्या लिखोगे, 6 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 6n प्लस 1 में n नेचुरल नंबर है। और भी कोई भी प्राइम नंबर उठा के देख लो, जैसे आप जानते हैं 41 भी एक प्राइम नंबर है ना, 41 को क्या लिखोगे, 36 प्लस 5 लिख दें, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, 36 प्लस 5 लिख सकते हैं। 6n माइनस 1 फॉर्म भी ठीक है, 6n प्लस 5 फॉर्म भी ठीक है ना, 6n माइनस 1 भी चलेगा, या फिर इस फॉर्म को एक और तरीके से लिखा जा सकता है 6k प्लस 5 ना, मतलब ये जैसे देखो ये n माइनस 1 को k लिख दें तो ये आ गया। ठीक है, बात एक ही है। हाँ, तो 41 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 42 माइनस 1। तो 42 माइनस 1 में 42 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 7 लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हर प्राइम नंबर की शक्ल या तो 6n प्लस 1 टाइप की है या 6n माइनस 1 टाइप की है, बट ऐसी फॉर्म का हर नंबर प्राइम नंबर नहीं है ना, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, हर प्राइम नंबर ऐसी फॉर्म का होगा, बट हर नंबर इस फॉर्म का वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मैं आपको एक्सेप्शन दिखा सकता हूं, जैसे ये कहा मैंने कि 55 है, ये ऐसा लिखा जा सकता है 6 इंटू 9 प्लस 1, 6n प्लस 1 टाइप का हो गया, बट फिर भी ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये वाली बात को क्लियर कर लेना। ठीक है, प्राइम नंबर की बातें खत्म। ठीक है, ये बातें क्लियर है, प्राइम नंबर तक हमने बातें क्लियर कर ली हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब एक होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके ना, वो नंबर जिनको दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सके ना, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऑलरेडी हम जानते हैं यहाँ पे p और q क्या होते हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। p एंड q बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर्स का सेट, और q की वैल्यू 0 नहीं है, हम जानते हैं, है ना। जैसे आपने देखा इसके एग्जांपल में क्या बताऊं, 1.3, ठीक है, 7/3, 22/7, ठीक है, 11/9, माइनस का 2/7, ठीक है। तो इस टाइप के हर नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। 1.3 को रैशनल क्यों कहा है, क्योंकि पॉइंट हटाओगे 10 आ गया, इंटीजर बाय इंटीजर है ना, ठीक है। ये भी मतलब हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है, हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। हर इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, हम जानते हैं, ठीक है। इसके सेट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कहा जाए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो उसको Q से दिखाते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, एंड इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये x की उन सारी वैल्यूज का सेट है सच दैट x की उन सारी वैल्यूज का सेट है सच दैट x की वैल्यू p/q टाइप की है, जहां पे p और q दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, इंटीजर्स हैं, ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो
तो इस सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये Q है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर के सेट को। इस तरीके से ओवरऑल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर से फॉर्मली मैं बता देता हूं। इर्रेशनल नंबर वो जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके ना। इर्रेशनल नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप जानते हैं √3 1/√2, ठीक है, 2 + √5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और भी दो वेल नोन इरेशनल नंबर्स हैं, एक तो पाई और एक ई, ठीक है। ई भी एक इरेशनल नंबर है, इसको नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं ना। ई क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है, ई भी रैशनल नंबर है, ठीक है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 3.14 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं ना। काफ़ी लोगों को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। ये मैं बात आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि इस बात पे एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है। तो ये बात ध्यान रखें, पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। अगर ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है तो क्लियरली ये तो रैशनल हुआ। तो पाई इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, रैशनल। तो एक इर्रेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर ध्यान रखना, पाई को 22/7 नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए कहा गया है, अगर आपको ये कहा गया है कि आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करें पाई को 22/7 लेके, तब ही क्वेश्चन में यूज लेना है। अदरवाइज पाई की जगह पाई ही लिखा रहने दो। पाई की जगह अगर आप 22/7 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लियर है कि पाई 22/7 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअली पाई जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। हम इसको एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहेंगे, यानी पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, इस बात को दिमाग में रखें। इस पे अभी नहीं, 10 साल पहले जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था, तो मल्टीपल आंसर मतलब मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है ना। तो एक ऑप्शन ये दे रखा था, एक 0 दे रखा था, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस थे। तो जिन बच्चों को पता नहीं था ना, वो बच्चे तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को खराब करके आ गए, तीनों को टिक करके आ गए, ठीक है। आंसर कैलकुलेशन जब करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बाद में हम सीखेंगे, 12th का क्वेश्चन था वो, बट एक्चुअली उसका ये आंसर आ रहा था कैलकुलेट करने पे, है ना। कुछ जो कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व थे वो लगाने पे ये आंसर आ रहा था। ये ओनली ये आंसर जिसने किया उसको तो पूरे मार्क्स मिल गए, बट जिन लोगों ने ये तीनों टिक कर दिए उनके लिए वो क्वेश्चन खराब हो गया, मतलब उसका आंसर जो है वो गलत हो गया, क्योंकि पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। तो इनका डिफरेंस 0 आएगा ही नहीं, है ना। कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, है ना, कोई मतलब एक बहुत ही छोटी नेग्लिजिबल वैल्यू मिलेगी, है ना, वो 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो इसलिए 0 इसका आंसर नहीं दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो इर्रेशनल नंबर पाई होता है, ई भी इर्रेशनल नंबर होता है। ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 2.71 है ना, अप्रोक्सीमेट, ऐसे लिख, ठीक है ना। ऑब्वियसली ई इसके इक्वल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल होता तो इसको भी रैशनल कहना पड़ता, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं है, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट एक लास्ट यहीं पे लिख लेते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स का मीनिंग आप जानते हैं, मतलब वर्ल्ड के सारे नंबर इसके अंदर हैं। रियल नंबर के सेट को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब है
सेट ऑफ ऑल दी नंबर्स, है ना, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर हैं रियल नंबर्स, उसके सेट को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक के हर नंबर इसके अंदर हैं। माइनस इन्फानाइट एंड इन्फानाइट दोनों इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इस सेट में भी इन्फानाइट बिलोंग नहीं करता, इन्फानाइट इवन किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता, ना ही माइनस इन्फानाइट बिलोंग करता है, बिकॉज ये दोनों अनडिफाइंड टर्म है ना। तो रियल नंबर के सेट को r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात को याद रखें। हम नंबर लाइन की जो बात करते थे, नंबर लाइन पे हम जो नंबर को दिखाते हैं, हर रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो ये 0 है तो इसके रेस्पेक्ट में हम बात करते थे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे और यहाँ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे ना। नंबर लाइन याद है ना, नंबर लाइन अभी बहुत यूज आने वाली है इनक्वलिटी में। नंबर लाइन पर देखो 1 अगर यहाँ है, 2 यहाँ है, मान लो 3 यहाँ है, ठीक है। फिर कोई और नंबर कोई भी 4 + √2 यहाँ आ सकता है ना। माइनस का √2 मान लो यहाँ होगा, माइनस का 1 ये है तो माइनस का √2 मान लो यहाँ पे होगा। तो रैशनल इरैशनल सारे के सारे नंबर जो हैं हम इस रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, ठीक है। माइनस का 100 है तो पीछे जाके कहीं पे होगा ना, माइनस का 10 है हो मे बी यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर रियल नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो हमने 9th में 10th में की हैं, इनको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए। ये बहुत काम आने वाली हैं, ये हर चैप्टर में काम आने वाली है। इसको आधे मिनट का 1 मिनट का टाइम दे देते हैं याद करने के लिए, ठीक है। आप याद करो इन इक्वलिटीज़ को अच्छे से, इन आइडेंटिटीज़ को, सॉरी, ये a और b की हर वैल्यूज़ के लिए वैलिड हैं, तो फिर इनको याद कर लिया जाए ना। हाँ बच्चों, तो ये फॉर्मूले जो हैं वो हमें याद करना है। ये आपने 9th 10th में किए हुए, बहुत ही बोरिंग से टॉपिक अभी तक आ रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा नई चीज़ें जानते हैं हम, है ना। देखो ये सिंपल फॉर्मूले तो सबको याद है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर क्या होता है। a + b के स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जाता है, ये बात को दिमाग में रखें, ठीक है। ये जो मैंने है इस स्क्वायर, इस टर्म को ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, a - b का स्क्वायर + 4ab। वो आपको क्लियर है बिकॉज हमने क्या किया, जैसे a² + 2ab + b² है, तो हमने क्या किया, a² - 2ab + b² + 4ab लिख दिया ना। प्लस के 2ab को ऐसे लिखा, -2ab + 4ab, तो ये मिलके क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर। बहुत ही बेकार सी बात है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद कर लें, ठीक है। a² - b² के फैक्टर a + b का होल क्यूब ये है, a - b का होल क्यूब ये है, ये सब आप जानते हैं। a³ + b³ के फैक्टर्स ये याद रखें बच्चों, a³ + b³ के फैक्टर्स तो ये हैं, ठीक है, फैक्टर्स ये हैं, एक्सपेंशन ये है ना। a³ + b³ को a + b की टर्म में और ab की टर्म में लिखना है, तो ये है, ये वाली बात भी काम आएगी बहुत ज़्यादा, है ना। हमने एक्चुअली a + b का जो होल क्यूब था, उस फॉर्मूले से हमने a³ + b³ का फॉर्मूला चुरा लिया, है ना। ये देखो, ये जो है ना, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इस टर्म को वहाँ ले जाके ना। इसका काफ़ी यूज़ है, मैं आपको बेसिक यूज़ आपको इसको बताऊंगा। इसका क्या यूज़ है बच्चों, यहाँ समझ लो, देखो इसका यूज़ बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन करने में काम आ जाएगा। जैसे आपको कह दिया, इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन, 10th में ये बातें की हुई हमने। जैसे मान लो ये कह दिया कि ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स सपोज अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा। आपको पूछा गया कि भाई α³ + β³ की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ऐसा है तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ α³ + β³, है ना। तो बच्चों देखो, अगर इसके रूट या तो निकाल लिए जाए, है ना,
इसके फैक्टर्स भी नहीं हो रहे, है ना, तो फॉर्मूला लगा के रूट निकालने पड़ेंगे, और रूट मान लो इरेशनल टाइप के आ गए तो उसका क्यूब लेना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेटर ये है कि यहाँ पे आप क्या करें, सम ऑफ रूट निकाल लें। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि इसके सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है माइनस का बी अपॉन ए, तो आपने लिखा 2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते हैं सी अपॉन ए, तो माइनस का 1, ठीक है ना। बी की वैल्यू माइनस का 2 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है, तो माइनस बी बाय फॉर्मूले से ये आ जाएगा, ठीक है, सी बाय से ये आ जाएगा ना, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो इसको भी बेसिक में ऐड कर लेंगे अभी, है ना। हाँ, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रिक्वायर्ड है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आगे सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये वाला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ये लिखा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर आपको निकालना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी पता है, अल्फा बीटा पता है, ये दोनों वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो काम खत्म हो गया अपना। यहाँ पे हम कह दें क्या, यहीं पे कर देता हूँ मैं ना इस क्वेश्चन को आगे। आपको रिक्वायर्ड क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रिक्वायर्ड है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आप जान चुके हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ये बन चुका है। अब ये वैल्यूज डाल दें। अल्फा प्लस बीटा आपके पास में 2 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को 2 लिख दिया, और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1 एंड अल्फा प्लस बीटा अगेन 2, तो ये आ गया 8 + 6 दैट इज 14, ठीक है। तो बड़ा क्वाड्रेटिक का ठीक ठाक क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है। फॉर्मूले ये 9th 10th में ही करे हैं, पर जिनको याद नहीं है वो अच्छे से याद कर लें, बहुत काम किया है, ठीक है। a + b का होल क्यूब ये होता है, a - b का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, इस पूरी टर्म को वहां ले जाएं। a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, ये वाली पूरी टर्म को वहां ले जाएं, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ, बाकी आपको a क्यूब प्लस b क्यूब के फैक्टर्स पता हैं, वो ये होते हैं, a क्यूब - b क्यूब के फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है, ठीक है, ये एक्सपेंशन याद रखें। हाँ, इन तीनों टर्म्स में से आगे क्या किया, इन तीनों टर्म्स में से हमने 2abc कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक चीज़ और जाने, ये जो टर्म है ना, a² + b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये इसके इक्वल होती है ना। इसके इक्वल क्यों होती है वो आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर RHS को सॉल्व किया जाए, मैं 8th फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इस 8th फॉर्मूले में आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, इन तीनों स्क्वायर्स को एक्सपेंड किया जाए, इन तीनों स्क्वायर्स को अगर एक्सपेंड किया जाएगा, तो आप जान पा रहे होंगे कि फर्स्ट स्क्वायर का एक्सपेंशन ये बना, ठीक है, सेकंड का एक्सपेंशन ये बना, देन थर्ड ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, ये आ गया, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन में आप देखें क्या आ रहा है, a² 2 बार आ रहा है, तो 2a² हो गया, देन 2b² 2c² -2ab -2bc -2c है ना। तो इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके अंदर क्या बचा, इसी का तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, यही फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इस 2 को वहां डिवाइड कर दिया, तो ये a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज हाफ ऑफ a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर होता है। तो इससे ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि ना, अगर abc कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू स्क्वायर्स है ना, तो स्क्वायर होने की वजह से ये जो टर्म आएगी, मतलब a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये टर्म की वैल्यू हम कहेंगे हमेशा कैसी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। 0 या 0 से बड़ी होने का क्या रीज़न दे रहा हूं मैं, कि ना 0 या 0 से बड़ी होने का रीज़न ये है कि ये स्क्वायर्स का सम है,
स्क्वायर्स के सम में 2 डिवाइड किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन जो निकल रहा है वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आती है, आपने देखा ये किसका एक्सपेंशन है, हमने जो लिखा है ये आप समझ पा रहे हैं, ये इसके इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास में रिजल्ट बन के आ रहा है ना, वो देखना बच्चों, यानी आई मीन टू से ये वाली जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बिकम हाफ ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू स्क्वायर्स का सम है तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। हाँ, अब एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे जो ऊपर की लिस्ट में लास्ट फॉर्मूला है, वैसे अभी आगे बहुत सारे हैं। ये फैक्टर सब जानते हैं, 9th क्लास में किए हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। हाँ, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़ने पे इस टर्म को ये लिखा जाता है बच्चों, ना, ये जो ऊपर डेराइव किया, इस टर्म की वैल्यू ये आती है ना, इसका डेरिवेशन ऊपर मैंने करवा दिया है। इन तीनों स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका डबल आएगा, है ना। तो इसका डबल आएगा तो 2 डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा, है ना। और ये भी बात भी जान ली हमने कि ये वाली टर्म जो है हमेशा, ये वाली टर्म का मतलब ये वाली टर्म और ये टर्म स्क्वायर्स का सम बाय 2 है, तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव तो होगी ही होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। इस बात को दिमाग में डाल लें। हाँ, अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये एक फैक्टर थे नए, है ना, इसको आप यहाँ पे ये वाली इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, 0 हो मतलब 3 नंबर से उनका सम 0 है, मे बी उनमें कम से कम एक नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, या तो एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इन तीनों का सम 0 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो आप समझ पा रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, क्योंकि ये तो 0 कह दिया ना मैंने, 0 इंटू कुछ भी क्या करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इस चीज को भी हमने 9th में पढ़ा है, पर इसका थोड़ा मैं यूज बताता हूं, देखो क्या है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा, 3abc, है ना, ठीक है। अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम क्या आएगा, थ्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, उन तीनों के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू निकालने में टाइम बचाने के लिए क्या काम करना है। आपने देखा यहाँ पे 3 नंबर हैं जिनका क्यूब्स ऐड हो रहा है, जिनके क्यूब ऐड हो रहे हैं, तो उन क्यूब्स को ऐसे लिख दिया जाए थोड़ा ना, -1 का क्यूब -1 होता है, तो ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में हमने देखा कि इन 3 नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो ये 0 आएगा, है ना। 0 आने का मतलब क्या है कि क्यूब्स का सम क्या बनेगा, थ्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स ना, देयरफॉर दिस विल बिकम थ्राइस ऑफ 25 इंटू -20 इंटू -5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, बड़ा इजीली हो गया, 7500, है ना। और भी कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से किया जा सकता है बच्चों। देखो अगर कह दिया जाए कि 1.1 का होल क्यूब है सपोज, है ना, इसमें से हमें एक तो 1 माइनस करना है, एक 0.1 का होल क्यूब में माइनस करना है। अब कैलकुलेशन तो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना।
अगर वैसे देखें तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, पॉइंट में कौन क्यूब करता रहेगा ना, बट विजिबल है कि इन तीनों का सम अगेन 0 है, तो इसका आंसर क्या आना है, क्योंकि ये 1 को 1 का क्यूब अपने आप ही लिखना है, हमें समझना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 1 को 1 का क्यूब लिखे है ना। तो अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस टी क्यूब है, तो 3abc आ जाएगा, 3ab और c, ठीक है। देन आंसर इज से 3 इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 1.1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.1 ही आएगा, 1.1 को फिर 0.1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 0.11 आ जाएगा, और 0.11 ये अगर आ गया तो 0.33 हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों वाली बातें हैं, ये हम सब जानते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं, देखो एक फैक्टर्स जो बेसिक हमने करे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सब जानते हैं, तो उसको लेके हम इसके फैक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम बचपन में सीख चुके हैं ना। अब आगे चलते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 4 है ना, मैं अब फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ऊपर भी कुछ फैक्टर्स हमने देखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर से ही ये फैक्टर हुआ है। अब 1 माइनस एक्स की पावर 4 अगर आ जाए तो इसके भी फैक्टर्स किए जा सकते हैं, इसके फैक्टर्स ये होंगे, याद रखें बच्चों, ठीक है। वैसे दूसरा तरीका फैक्टर करने का ये है ही ना, इस तरीके से करते आए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब फर्दर यहां पे इसको फिर से फैक्टराइज करें तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या किया गया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड फैक्टर, 3 फैक्टर ना बन के 2 फैक्टर्स बने रहेंगे, तो एक पैटर्न भी बनेगा ना, ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर ये बन जाएंगे। अगर 1 माइनस एक्स की पावर 5 की बात की जाए तो इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है। कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि x को 1 रखने पे अगर 0 आ गया तो हमने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जब x माइनस 1 उसका फैक्टर है और 1 माइनस एक्स भी उसका फैक्टर है, दोनों चीजें होती है ना, आप या तो ऐसा करें, इस एक्सप्रेशन को 1 माइनस एक्स से डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट ये आएगा ना, तो बस वो फैक्टर थ्योरम से ही फैक्टर होते हैं ये, तो इस टर्म को इस वजह से ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हमें ना अब एक तरह से एक पैटर्न बन रहा है ना, इसका पैटर्न बन रहा है ऐसा, हम देख सकते हैं कि अगर पावर n बन जाए, चलते चलते पावर n की बात करें, n कोई भी इंटीजर है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, सॉरी n कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो तो हम इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख देंगे, नेचुरल नंबर मोर देन 2 की बात करेंगे मेनली, तो इस टाइप से फैक्टराइज हम कर सकते हैं, ठीक है। कहां तक जाएगा, लास्ट पावर आप देख पा रहे हैं एक कम है ना, यहाँ पे देखो पावर जब 5 है तो यहाँ 4 तक गया, ये है दूसरा ब्रैकेट, और पावर जब 4 है तो 3 तक गया है ना, सेकंड ब्रैकेट जो है 3 तक गया है, तो ये फैक्टर्स आप याद रखें, ठीक है। सिमिलर वे में अगर बात करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे, नहीं होता ही नहीं है, फैक्टराइज नहीं होता। 1 प्लस एक्स क्यूब के फैक्टर्स हम कर सकते हैं, है ना, 1 प्लस एक्स क्यूब के फैक्टर्स ये हैं, सॉरी बचपन में कर रखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 के फैक्टर्स आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फैक्टराइज करने के लायक नहीं है, बट 1 प्लस एक्स की पावर 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे, ये आएगा, याद रखें ये फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। यहां पे अल्टरनेट साइन चलता है ना, मैं इसमें 3-4 टर्म ही आएंगी तो पूरी टर्म लिख देते हैं। देखो ये आने हैं फैक्टर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 5 के फैक्टर्स ये बनने हैं। अब ये फैक्टर्स कैसे बने, बड़ा लॉजिकल सा फंडा है भाई, x को -1 लिख के रख लो, है ना। आगे वो थ्योरम को भी मैं डिटेल में फिर से कराऊंगा, हमने जो 10th में की है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एक्चुअली फैक्टर थ्योरम यूज आ रही है। क्या करते हैं हमें ना, इस एक्सप्रेशन में इसको फैक्टराइज करके बता ही देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 5 है ना, आपने इसको x की जगह -1 रिप्लेस किया, तो आपने क्या किया, -1 रिप्लेस करने पे आपको 0 मिल गया, ठीक है। अगर -1 रखने पे 0 आ गया है, इसका मतलब ये होता है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, है ना। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये कहती है, हम उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा करते थे ना, पर वो एक्चुअली फैक्टर थ्योरम यूज लेके हम उसको फैक्टराइज किया करते हैं। तो होता क्या है कि p-1 0 आ गया, तो हम कहेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर एक फैक्टर हम ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी टर्म का एक फैक्टर हम जानते हैं, दूसरा फैक्टर अगर हमें निकालना हो तो हम उस पॉलिनोमियल को उस एक फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, है ना। लॉजिकल सी बात है। जैसे हम सोचो कि ना कोई नंबर है अपना, जैसे मान लो कोई भी नंबर, मान लो 33 है ना, मैं जानता हूँ एक फैक्टर इसका 11 है, ठीक है, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली डिवाइड करोगे ना, 3 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम 33 को ये लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो बच्चों, हम जब एक फैक्टर ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए डिवीजन लगाना है ना, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन से सेकंड फैक्टर निकालेंगे। तो सेकंड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, px को, यानी ये वाली टर्म को, x की पावर 5 प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे, लॉन्ग डिवीजन सबको क्लियर होगा। तो जब ये काम करेंगे ना, तो ये मिलेगा, ठीक है, अपने आप करना ही है, ठीक है, बचपन में कर रखा है, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो क्लियर है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो px है, वो क्या लिखा जाएगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट, जैसा हमने यहाँ किया है ना। 33 को क्या लिखा है, डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है। तो ये काम मैंने किया है ऊपर। तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 के फैक्टर्स आ गए। अब 1 प्लस एक्स की पावर 6 के जो फैक्टर्स हैं, वो जो मैंने ऊपर पैटर्न बनाया है ना, पावर ऑड के लिए, क्यूब के लिए और 5 के लिए, उस पैटर्न में इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। पर हाँ, फर्दर हम इस टाइप के फैक्टर्स लिख सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिख के ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के, और ये इस तरीके से इसके फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं, है ना। बट जो ऊपर पैटर्न हमें एक जनरल पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ऊपर, उस पैटर्न में उसके फैक्टर्स नहीं हो रहे। हाँ, पर ऐसे फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके, और इस तरीके से फैक्टर लिखे जा सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 7 के फैक्टर्स होते हैं, इसके फैक्टर्स इस तरीके से लिखे जाएंगे। देखो साइन अल्टरनेट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता जाएगा, और लास्ट वाला पॉजिटिव ही आएगा, x की पावर 6 तक चलेगा। यहाँ पे जब पावर 7 है तो 6 तक चलेगा, और साइन हर x की हर पावर में अल्टरनेट साइन आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव करके ना। तो ये x की पावर 7 के हो गए। 1 प्लस एक्स की पावर 8 के फैक्टर्स अगेन आप नहीं निकाल पाएंगे, फैक्टर्स नहीं होंगे, रियल कोफिशिएंट वाले फैक्टर्स नहीं होंगे। बट 1 प्लस एक्स की पावर 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों। देखो 1 प्लस एक्स की पावर 9 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे।
फिर से अल्टरनेट साइंस है, तो मोर और लेस हम अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n के फैक्टर्स आप कह दो कि ना ऐसे हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? इस टाइप के कब हो जाएंगे? अगर n की वैल्यू ऑड है, इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर ना, अगर ऑड नेचुरल नंबर है ना अगर n, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इवन है, अगर इवन नेचुरल नंबर है तब नहीं होंगे, तब इस पैटर्न में नहीं होंगे। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होंगे, पावर अगर 12 है तो हो जाएंगे, पावर अगर 6 है तो हो जाएंगे, वो इवन पावर जो 3 से डिविजिबल है उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर 12 के फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं, आप वो वाले पैटर्न में नहीं आएंगे, पर हाँ ऐसे किए जा सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल क्यूब कर दें, है ना, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें और उससे ये फैक्टर्स बन जाने हैं, है ना। आगे देखें, ये सब बातें हम जान चुके हैं। एन के ऑड होने पे फैक्टर्स हो रहे हैं प्लस वाले के, और माइनस वाले के तो हमेशा ही हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर अच्छे से पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चंस में काम आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। स्पेशल फैक्टर है, याद रखना है, जेई वाले कई बार काम में ले लेते हैं ना। तो इस फैक्टर को, इस टर्म को ये लिखना है। मैंने एक और फैक्टर ऐसा भी बना रखा है, इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। इसके फैक्टर्स ये आते हैं, समझते हैं ये दोनों फैक्टर कैसे आए ना। सॉरी, हाँ, इन दोनों फैक्टर्स को जानते हैं, ये कैसे लिखे गए। देखो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है ना, इस टर्म को फैक्टराइज करने के लिए हमने सोचा कि ना कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग जाए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाए ना, कुछ ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है। ये देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साथ में लिख लें तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी काम में लिया गया है ना। तो पहले उस एक्सप्रेशन की शक्ल जो है ना वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी बनाए, तभी तो हम वो कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस टर्म को ऐसा लिखा, ये जो मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर है ना उसको लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझना चीज को, इस एक्स स्क्वायर को लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके क्या बन रही हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो। अब आपको दिख रहा होगा ये टर्म कैसी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही तो लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो याद रखें भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इसके इक्वल होता है। या आगे पीछे लिखा जा सकता है ना, इसको यहां लिख दें, इसको यहां लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया। अब दूसरे वाली टर्म में भी यही किया गया। देखो सेकंड टर्म में क्या किया गया, हमें अगेन स्क्वायर बनाना था बच्चों। तो हमारे पास में टर्म तो ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि उसके फैक्टर्स में भी दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को ऐसा लिखा,
जो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, उसको ये लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को ये लिखा गया। अब ये तीनों टर्म मिलके क्या हो गई, ये तीनों टर्म मिलके ऐसी बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गई, जो पहले बनी थी। और ये जो 3x स्क्वायर है इसको ऐसा लिख दिया जाए तो चलेगा, √3x का होल स्क्वायर लिख दिया जाए ना। तो अब देखो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप टर्म है, तो क्या लिखा जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना। a की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, b की जगह √3x है ना। तो फाइनली इसके भी फैक्टर्स किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर से कुछ बना सकते हैं ना, बनाने की कोई लिमिट ही नहीं है ना। नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, नई चीज़ें डेराइव की जा सकती हैं बच्चों। अगर मान लो माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर उसकी जगह मान लो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाए, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा तो डायरेक्ट ही आप कर लोगे ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर माइनस 2x स्क्वायर आ गया तब तो आपको दिखना चाहिए, तब तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ऐसा लिखने में कोई अर्ज नहीं है। इसको भी फैक्टर्स ही कहेंगे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो 3 आ जाए, लो एक और काम कर देते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए मेरा मन कर रहा है कि ये काम करूं। देखना मेरा मन सही कर रहा है क्या देखो इसको ऐसा करना चाहिए, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस एक्स की पावर 4 लिख दें, और माइनस एक्स स्क्वायर अलग से लिख दें। तो इन तीनों को मिला के क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन तीनों को मिला के लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो ये नया फैक्टर हमें समझ में आया कि इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत सही टर्म है ये।